Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are starting our ninth lecture, that is online lecture, and in this lecture we will study about the topic is subspaces. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्पेसेस पे बात की थी, सब स्पेसेस इज़ रिलेटेड विद दैट वेक्टर स्पेसेस, तो हमें पहले से वेक्टर स्पेसेस का पता होगा तो ही हम सब स्पेसेस को भी डिफ़ाइन कर सकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ दिस सब स्पेसेस. Let V be a vector space and W be a non-empty subset of V. Subset का concept already हमारे पास है. If W is a vector space with respect to the operation in V, then W is called a subspace of V. So according to this definition, कि किसी भी vector किसी भी subset का सबस्पेस होने के लिए उसको उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन थे वेक्टर स्पेस वी में, उन ऑपरेशंस के लिहाज से अगर ये डब्ल्यू सेट जो है ये भी वेक्टर स्पेस है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक सबस्पेस भी है वी का. ठीक है. ये थ्योरम है for subspace. इस थ्योरम पे जाने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर W जो है वो अगर सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस V का, तो फिर हमें जो भी कंडीशंस हैं, हमें याद है कि हमने डेफिनेशन 4.4 की थी वेक्टर स्पेस के लिए. तो अगर ये सबसेट W जो है ये वेक्टर स्पेस है तो ये भी वो सारी डेफिनेशन 4.4 में जितनी भी कंडीशंस थी वो सब को होल्ड करेगा, तो ही हम कहेंगे कि ये जो सबसेट है ये एक वेक्टर स्पेस भी है विद द सेम ऑपरेशंस जो कि सेट V के थे. ठीक है. इसमें जो दो प्रॉपर्टीज़ थी A और B, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, के क्लोयर प्रॉपर्टीज़ थी. जो एडिशन के लिहाज से एक क्लोयर प्रॉपर्टी हमने की थी और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज थी क्लोयर प्रॉपर्टी थी, या जो डॉट के लिहाज से क्लोयर प्रॉपर्टी थी. तो ये दोनों का भी वेक्टर स्पेस के लिए होल्ड करना ज़रूरी है. अब आते हैं थ्योरम 4.3 पर. लेट V बी द वेक्टर स्पेस विद द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. देन W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स. तो नंबर 1 है, इफ़ U एंड V आर एनी वेक्टर्स इन W देन U प्लस V इज इन W. And second is, if C is any real number and U is any vector in W, then C dot U is in W. तो हम यहाँ पर एक और थ्योरम कर रहे हैं रिलेटेड टू सबस्पेस, और इसमें जिस तरह अभी हमने पहले डिफ़ाइन किया है कि कोई भी सबसेट जो है किसी सेट V का, वो वेक्टर स्पेस उसका होना ज़रूरी है सब स्पेस होने के लिए. और वेक्टर स्पेस के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए कि वो वाकई में वेक्टर स्पेस है, तो देयर वाज सो मैनी कंडीशंस. लेकिन इस थ्योरम के अंदर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ अगर ये दो कंडीशंस भी कोई सेट W जो है जो कि सबसेट है सेट V का, तो वो अगर सबसेट जो है वो ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई करता है, सिर्फ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो भी हम उसको भी हम सबस्पेस कह सकते हैं. और ये दोनों कंडीशंस वही हैं जो क्लोयर प्रॉपर्टी थी V वेक्टर स्पेस में. हमने कहा था कि अगर कोई से दो वेक्टर ले ले, उन दोनों को ऐड करें, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर जो रिज़ल्ट में वेक्टर आ रहा है वो
सेट वी का ही एलिमेंट हो, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता हो। और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेक्टर को तो वो भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो किसी सब स्पेस का सब स्पेस होने के लिए, किसी सब सेट का सब स्पेस होने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स जो हैं वो W से लिए जाएंगे सब सेट से, और उन दोनों का सम देखा जाएगा कि वो वाकई में W में बिलोंग करता है। और इसी तरह से एक कांस्टेंट C लेकर उसको कोई भी एक वेक्टर W में से चूज़ करके उसके साथ डॉट लेंगे, तो वो भी W में अगर मौजूद होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सबसेट है W, दिस इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। और इसमें जो वेक्टर एडिशन है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों वही ऑपरेशंस हैं जो सेट V में है, जो वेक्टर स्पेस के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स पे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ दैट जिस तरह आपके पास एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है सबसेट से रिलेटेड, कि जब हम किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं तो उसमें हम एक एम्प्टी सेट लिख लेते हैं और एक इटसेल्फ जो सेट होता है पूरे का पूरा, वो अपना सबसेट भी होता है। आया कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है लेकिन सबसेट होता है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे V, तो वो उसकी दो सब स्पेसेस लाजमी एग्जिस्ट करेंगी, दो सब सेट्स कह लें, दो सब स्पेसेस लाजमी एग्जिस्ट करती हैं। एक तो वो खुद हो जाएगी और दूसरा एम्प्टी नहीं होगी, बल्कि ऐसी सब स्पेस होगी जिसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट मौजूद होगा। उसी वेक्टर स्पेस में से एक ज़ीरो एलिमेंट, जो भी उसका ज़ीरो एलिमेंट बनता है वो रख लेंगे, और उससे ये जो हमारे पास दो सब स्पेसेस जो हैं, यानी हर वेक्टर स्पेस की दो कम से कम सब स्पेसेस लाजमी एग्जिस्ट करती हैं। एक इटसेल्फ वो जो वेक्टर स्पेस है, और दूसरा ज़ीरो सब स्पेस। ठीक है, आते हैं, ये तो एक जनरल एग्जांपल थी, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे एग्जांपल 2 है, लेट P2 बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 एंड द ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी इसकी एग्जांपल हमने की थी वेक्टर स्पेस में, कि हमने ये देखा था कि डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 का जो पोलिनोमियल है, वो जो एक सेट हमने बनाया है उसमें एक ज़ीरो पोलिनोमियल भी इंक्लूड होता है, क्योंकि उसकी भी डिग्री 2 या 2 से कम होती है। तो ये जो एक सेट P2 बनता है, इसमें सारे पोलिनोमियल या तो डिग्री 2 के हैं या 1 के हैं या 0 डिग्री के पोलिनोमियल हैं। ये जो सेट है इसको हमने कहा था, फर्दर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ इस पे चेक की थी, तो हमने कहा था कि ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो कि एक P सेट है, P ऐसा सेट है जिसके अंदर Pn अगर लेते हैं तो Pn ऐसा सेट है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है जिसमें के डिग्रीज जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू n है। और जो ज़ीरो पोलिनोमियल है, ठीक है ना, P का या Pn का, वो जो ज़ीरो पोलिनोमियल है वो भी उसी को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो Pn है ज़ीरो पोलिनोमियल उसकी सब स्पेस है। ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल उसकी सब स्पेस है, और वो इटसेल्फ खुद जो है वो भी अपनी सब स्पेस है। ठीक है, तो इसी तरह से हम P2 को भी कह सकते हैं कि P2 जो है वो एक सब स्पेस है Pn की, राइट। यानी हर पोलिनोमियल जो जिसकी डिग्री कम है वो अपने उससे बड़े पोलिनोमियल की सब स्पेस बन जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं कि मसलन हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिग्री 2 का पोलिनोमियल है या 2 से कम, एक और पोलिनोमियल ले लिया जाए, एक और पोलिनोमियल अगर ले लिया जाए डिग्री 1 और 1 से कम,
तो डिग्री 1 और उससे कम का जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 2 और उससे कम के पॉलिनोमियल की सब स्पेस होगी। और इस तरह से ये हम यहाँ पर ये रिज़ल्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि पी एन इज़ अ सब स्पेस ऑफ पी एन प्लस 1। ठीक है, यानी अगले नेक्स्ट जो उसकी डिग्री है उससे छोटा जो है वो उसकी सब स्पेस होगी। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक है, यानी इसमें वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 के केस में देखें तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 में जो है ज़ीरो पॉलिनोमियल उसके अंदर लाई नहीं करता, तो इसलिए हम इसको वेक्टर स्पेस भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम सब स्पेस की बात फिर नहीं करते। इन्होंने आगे सब स्पेस के बारे में बताया है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 2 जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सबसेट तो है पी का, लेकिन हम उसको वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते। ओके, एग्जांपल 4 पे आते हैं। Which of the following subsets of R2 with the usual operation of vector addition and scalar multiplication are subspaces? तो इसको देखें, A W1 is the set of all vectors of the form xy where x is greater than equal to 0. And B is W2 is the set of all vectors of the form xy where x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. And third part is W3 is the set of all vectors of the form xy where x is equal to 0. तो हम फर्स्ट को देखते हैं कि इसमें ऐसे वेक्टर्स हैं जो दो कंपोनेंट्स वाले हैं x और y, और उसमें से जो x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इस केस में देखें तो हमें ये जो एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये जो शेडेड रीजन है ये नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस शेडेड रीजन में आप देखें कि सारे x या तो इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर हम ये यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5 ले लें। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 3, 5। तो 3, 5 के लिए एक माइनस एलिमेंट भी होना चाहिए इसके अंदर, R2 के अंदर ही। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 और -5 होना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं करता इसके अंदर। जाहिर है कि हमारा रीजन जो है वो कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें y नेगेटिव नहीं है, इसमें x नेगेटिव नहीं है, तो वो एलिमेंट यहाँ बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सिर्फ इस एक कंडीशन को लेके हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस नहीं है, या हमने अगर इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया -1 से तो वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करता। ठीक है ना, आपके जहन में है ना कि क्या करते हैं हम सब स्पेस के लिए सिर्फ 2 क्लोजर प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से, तो उससे क्या हुआ, इस जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे चूज़ किया है, जो भी पॉइंट यहाँ पे चूज़ किया है, उसका नेगेटिव एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये होल्ड नहीं करता। तो हम वैसे भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे इन्होंने -3 लिया है, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया है किसी भी एक वेक्टर के साथ 2, 3, जो कि 2 कंपोनेंट है जिसके
2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -6 और -9 आया, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, इसी रीजन के अंदर नहीं है। जो शेडेड रीजन है, जो हमारे W जो स्पेस डिफ़ाइन की गई है उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन हमारी कोई भी अगर एक हम बता देते हैं कि होल्ड नहीं करती, तो फिर ये सब स्पेस नहीं हो सकती। बी पे देखते हैं। बी पे हमें इसने कहा है कि बी जो है वो उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। तो जब इस तरह लेंगे तो इसमें दोनों का पॉजिटिव होने के लिए फिर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, हमारा रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे भी वही केस है। अगर हम यहाँ पे भी कोई एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को, तो वो इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, इसके अंदर से वो रिज़ल्ट नहीं देता, देयरफॉर डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है ना। और हम आते हैं सी के ऊपर। तो सी में हमें ये बताया गया है कि सी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं। लेट्स सी कि x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर x 0 रख लेते हैं तो इस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे दो वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं u और v, ठीक है। तो हमें पता है कि दोनों जो हैं वो उन दोनों के दो दो कंपोनेंट्स हैं। 0 फर्स्ट कंपोनेंट तो 0 ही है और दूसरा जो है वो b1 है या b2 है, राइट। और इस तरह u और v को प्लस करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट आता है वो उसमें पहला कंपोनेंट 0 आ जाता है और दोनों कंपोनेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो b1 प्लस b2। अब हम देखते हैं कि ये जो अब एलिमेंट आया है इसमें भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये जो सेट W है इसमें सारे एलिमेंट, W3 है, इसमें सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनका पहला कंपोनेंट 0 है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो उसी तरह का आया है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें वेक्टर से तो फिर हमारा रिज़ल्ट क्या उसी तरह का आता है W3 में जैसे एलिमेंट्स हैं, यस, कि पहला कंपोनेंट 0 आ जाता है। तो इसी तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम्पल 6 पे। तो इस तरह से हमने जैसे कि पिछले एग्ज़ाम्पल में देखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और वेक्टर एडिशन के लिहाज से भी ये जो सेट W जितने ये जो लास्ट में W3 था वो क्लोज्ड है, इसलिए हमने कहा कि वो एक सब स्पेस बना रहा है V का, ठीक है, R2 का की सब स्पेस बनाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे इस एग्जांपल में तरीका इन्होंने बताया, अ सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सब स्पेसेस इन अ वेक्टर स्पेस इज एज फॉलोज। लेट v1 and v2 be fixed vectors in a vector space V and let W be the set of all vectors in V of the form। तो W के अंदर सारे वेक्टर्स किस तरह के हैं, v1 और v2 जो है वो हमने लिए वेक्टर स्पेस V से, और W में इन दोनों वेक्टर्स से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि a1 इज़ सम कांस्टेंट एंड a2 इज़ सम कांस्टेंट। तो v1 जो वेक्टर V से लिया है और v2 भी V से लिया है, इनके साथ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करके तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये इस तरह के सारे वेक्टर्स हैं W में, ठीक है, यानी W एक ऐसा सबसेट बना दिया है जिसमें के वेक्टर्स कहाँ से लिए, V से वेक्टर्स v1 और v2 चूज़ करके उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके जो वेक्टर जनरेट हुआ वो W को बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या W जो है वो V की सब स्पेस है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है कि W के दो एलिमेंट्स लेने हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है तो W के दो एलिमेंट्स लिए, W1 और W2। अब W1 कैसा होगा, वो भी कुछ इसी टाइप का होगा, A1 B1 प्लस A2 V2, और W2 भी इसी टाइप का होगा, B1 V1 प्लस B2 V2।
तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके देखना है क्या ये भी बिलोंग करते हैं W को। तो W को बिलोंग करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन की ये बन रही हो, यानी V1 के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस V2 के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें पता है कि V1 वाली टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, V2 और V2 वाली टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V1 के साथ A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई हो रहा है। A1 प्लस B1 क्या है, ये एक कांस्टेंट है, दूसरे कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा तो कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, कोई रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह से A2 प्लस B2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिज़ल्ट हमारे पास वैसा ही है जैसा कि W के एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर दिस इज़ बिलोंगिंग टू W। अब दूसरी कंडीशन हम क्या करते हैं, देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, C इज़ एनी कांस्टेंट और स्केलर, इसको मल्टीप्लाई किया W1 से, फॉर एग्जांपल हम W2 से भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। अगर इसको W1 से मल्टीप्लाई किया तो C मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस C मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 के साथ और V2 वैसे ही है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं C इज़ सम कांस्टेंट, A1 इज़ सम कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन विल बी another constant. So any constant multiplied by V1 plus any other constant multiplied by V2. So this is also belonging to W. Therefore we can say W is a subspace of V. Right? Here is an important definition जो शायद आगे भी हमें ज़रूरत पड़े इसकी, that V1 and V2 and up to Vk be vectors in a vector space V. A vector V in V is called a linear combination of V1, V2 up to Vk if V is equal to A1 V1 plus A2 V2 plus up to AK Vk। अब इसके अंदर कोई सब स्पेस की बात नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर स्पेस की बात हो रही है। V वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर जो वेक्टर V है उसको कहेंगे कि वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी वेक्टर्स सारों का। अगर उसको लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो हमने अभी यूज़ किया पिछले एग्जांपल में, A1 V1 प्लस A2 V2 तक था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस अप टू AK Vk। तो कोई भी वेक्टर V अगर इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर V जो है वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सारे वेक्टर्स का, V1 V2 अप टू Vk, वेयर A's आर सम रियल नंबर्स और कांस्टेंट्स, राइट। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में देखा है कि P2 एग्जांपल 8 पे आते हैं, P2 वाज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 और लेस एंड द ज़ीरो पॉलिनोमियल। एवरी वेक्टर इन P2 हैज़ द फॉर्म AT2 प्लस BT प्लस C। So each vector in P2 is a linear combination of t square, t and 1। तो हम इनको वेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं P2 के अंदर, कि पावर 2 का जो है, पावर 1 का और पावर 0 का जो पॉलिनोमियल है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को जो कि P2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में वी हैव R क्यूब में से एग्जाम्पल ली हुई है। R क्यूब में V1 V2 और V3 है, ठीक है। R क्यूब इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन वेक्टर्स जो है, ये जो एक वेक्टर लिखा हुआ है V215, ठीक है, ये आया कि इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है इसको। इज़ V अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3, क्योंकि हर वेक्टर जो है वो यानी यहाँ पे जैसे वेक्टर V है, ज़रूरी नहीं है कि वो V1 V2 और V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो सके। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये वेक्टर V1 V2 और V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है।
तो हमें तो पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है. वी कैन राइट V एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3. सो वी कैन राइट A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू V. ठीक है. अब इसमें यहाँ पे फिगर में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसको कि V1 इज़ दिस वेक्टर, और अगर A1 V1 होगा तो मे बी उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन A1's वैल्यू. नेगेटिव होने से डिक्रीज़ हो जाएगी. V2 ये वेक्टर है और A2 V2 की वैल्यू अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये A2 V2 इसने शो कर दिया. आर्बिट्ररी वेक्टर्स हैं, ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, एक वैसे ही आइडिया दे रहे हैं कि जो वेक्टर V है वो बनेगा V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो वो कोई और वेक्टर यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया है. ये इसने दो वेक्टर्स का बताया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं. तो जो गिवन वेक्टर V है उसको 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या वो लिखा जा सकता है. तो अगर हम इस तरह लिख लें तो हमारे पास 3 अननोन्स आ जाएंगे A1 A2 और A3. यानी हम यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा, और राइट साइड पर ये इसके इक्वल है. तो इक्वल होने का मतलब कि x कंपोनेंट्स आर इक्वल ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड. x कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट इज A1 प्लस A2, मल्टीप्लाई कर देना इनको, और A3 को मल्टीप्लाई करें तो A3. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 2A1 प्लस 0 प्लस A3 इज इक्वल टू 1. एंड थर्ड इक्वेशन इज A1 प्लस 2A2 प्लस 0 इज इक्वल टू 5. ठीक है. ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबकी पावर 1 है कि जो सारे कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे ये एज वेरिएबल बिहेव करेंगे, कि हमारे पास ये अननोन्स हैं तो हम इन अननोन्स को फाइंड करेंगे. जैसे हमारे पास x1 x2 x3 होता था जब लीनियर इक्वेशंस लिखते थे, तो यहाँ पे हम इन तीनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग टेक्निक जो कि हम कर चुके हैं लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है ना. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के तो फिर उसको रो एचलन या रिड्यूस्ड रो एचलन, जो भी हमारे पास टेक्निक है, ठीक है, उसको यूज़ करके तो हम यहाँ पे करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि A1 विल बी इक्वल टू 1 एंड A2 इज़ 2 एंड A3 इज़ -1. ठीक है. तो अगर तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों वैल्यूज़ को जब यहाँ रखेंगे A1 की जगह A2 की और A3 की, तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा 2 1 5. ठीक है. या हम यहाँ पर जो यहाँ पे ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यूज़ दे दें तो हमारा ये वेक्टर जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया. दैट इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू V1, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है और A3 की वैल्यू -1 है. तो हमने यहाँ वैल्यू रखी, दिस विल बी V1 प्लस 2V2 माइनस V3. ठीक है. सो इट मीन्स के हमारा यहाँ पे क्योंकि A1 A2 A3 तीनों अवेल्यूएट हो गए हैं तो हम वेक्टर V को इन तीनों वैल्यूज़ यहाँ रख के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. लेकिन हमेशा हमारा रिज़ल्ट ऐसा नहीं होगा. आपको पता है कि कभी कभी हमारी लीनियर इक्वेशंस का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और सलूशन एग्जिस्ट भी उस केस में नहीं करता जहाँ पे कि हमारी कुछ इस तरह का रिज़ल्ट बन जाता है कि 0 इज़ इक्वल टू 1 या 5 इज़ इक्वल टू 6 एट द एंड, कि हमने जब सोल्यूशन फाइंड किया तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो अगर वो केस यहाँ पे आ रहा है, यानी कुछ इक्वेशन जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि A1 A2 A3 है फॉर एग्जांपल, तो ये एवेल्यूएट नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज़ नो सोल्यूशन. देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन वेक्टर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, राइट. तो
दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। एग्ज़ाम्पल 10 है, इस पे आते हैं। थोड़ा सा हटके एग्ज़ाम्पल दी है इसने। इन सेक्शन जो हम प्रीवियस कर चुके हैं स्टडी, वी ऑब्जर्व दैट इफ़ ए इज़ एन m by n मैट्रिक्स देन द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स विद कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें सबको पता है कि ये एक होमोजीनियस सिस्टम लिखा हुआ है जिसमें a जो है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x इज़ द वेक्टर, n वेक्टर हो सकता है यानी n कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है, और राइट साइड पर 0 इज़ विद 0 वेक्टर जो है ये भी n वेक्टर है यानी इसके n कंपोनेंट्स हैं और वो सारे 0 हैं। Thus the set W of all solutions is a subset of Rn। यानी जो सोल्यूशन सेट है यहाँ पे W इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है दैट इज़ द सबसेट ऑफ Rn, and we are going now to show that W is a subspace of Rn called the solution space of the homogeneous system or the null space of the matrix A by verifying A and B of theorem। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम जो भी सॉल्यूशंस हैं इस होमोजीनियस सिस्टम के, उन सॉल्यूशंस को कहेंगे कि वो सारे सॉल्यूशंस जो है मिल के एक स्पेस बना रहे हैं एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन स्पेस है हम इसको यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस है Rn का। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बी सोल्यूशंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं सोल्यूशंस, हम इसको पैरेलल आप लें कि जिस तरह हम दो वेक्टर्स वहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये सोल्यूशन स्पेस है तो यहाँ पे दोनों वेक्टर जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे, एक सोल्यूशन x है और एक y है। तो अगर एक सोल्यूशन x को यहाँ रखते हैं इस सिस्टम में तो वो 0 के बराबर होगा, दूसरे सोल्यूशन को रखें तो भी 0 के बराबर होगा, सेटिस्फाई करेगा ना इसको। अब हम कोई से दो और सोल्यूशन यानी x और y लें, इन्हीं को ही ले लें, तो x और y का हम वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स का सम लेके देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई करता है या बिलोंग करता है उसी को ही। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, x लिया और y दोनों सोल्यूशंस हैं, अब उन दोनों को ऐड करके फिर हम देखते हैं कि क्या वो भी सोल्यूशन स्पेस को बिलोंग करता है। यस, वो सोल्यूशन स्पेस को कब बिलोंग करेगा कि अगर हमारा A जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो उसके साथ अप्लाई हो तो 0 आंसर आए, यानी ax इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करे। तो हमने दोनों वेक्टर्स x और y को ऐड किया और अप्लाई करके देखा तो हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है, यानी x प्लस वाई एक ऐसा वेक्टर है या ऐसा सोल्यूशन है जो बिलोंग करता है इस ax इज इक्वल टू 0 सिस्टम को या होमोजीनियस सिस्टम को, होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन को बिलोंग करता है। ठीक है, सो x प्लस वाई इज़ अ सोल्यूशन। और इसी तरह से अगर हम कोई कांस्टेंट ले लें और उसको किसी सोल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर हम देखते हैं कि क्या वो भी सोल्यूशन स्पेस को बिलोंग करता है यानी रिज़ल्ट में 0 देता है। तो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे c को बाहर निकाल दिया, ax हमें पता है कि वो 0 के बराबर है, तो हम उसकी जगह 0 रख के, तो जब 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से तो 0 वेक्टर ही आएगा। तो इस केस में हमने देखा कि सी एक्स जो है वो भी सोल्यूशन है, यानी सी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सोल्यूशन स्पेस को। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोल्यूशन स्पेस के अंदर से दो सोल्यूशंस लिए या दो वेक्टर्स लिए, उन दोनों को ऐड किया और ऐड करके हमने देखा कि क्या वो भी सोल्यूशन स्पेस को बिलोंग करते हैं। फिर हमने एक सोल्यूशन लेके उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसको देखा क्या वो बिलोंग करता है उस सोल्यूशन स्पेस को। तो सोल्यूशन स्पेस को कोई भी वेक्टर तब बिलोंग करेगा कि अगर वो उस सोल्यूशन उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W जो कि हमने सेट लिया है सोल्यूशन स्पेस, वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयरफॉर इज ए सबस्पेस ऑफ Rn। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट द set of all solutions to the linear system ax is equal to b where b is not equal to 0 is not a subspace of Rn। ठीक है, this is very important result here
कि हमने जैसे देखा कि होमोजीनियस सिस्टम के केस में तो जो भी सोल्यूशन है उससे जो भी स्पेस बनती है वो स्पेस जो है वो सब स्पेस तो है आर एन की, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ले लें ए एक्स इज़ इक्वल टू बी वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जो सोल्यूशन से जो स्पेस बनती है सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस वो आर एन की सब स्पेस नहीं होगी। ठीक है, ये इसने एज अ रिज़ल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो डिस्कस कर दिया है। जी बच्चों, लास्ट में ये एक्सरसाइज है 4.3 जो हमारे आज का सब स्पेस का टॉपिक है उसके साथ रिलेटेड, ये मैं इंशाल्लाह आपके नोट्स में भी इंक्लूडेड रखूँगी एंड आई होप कि आप साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जा रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक के साथ 10th लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे एंड दैट्स एंड फॉर नाउ।